लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव 1। फटाफट ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट कर लेते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव 1। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अ बॉडी ऑफ वेट W1। कोई बॉडी है जिसका वेट है W1, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम। एक रूम है, उसकी सीलिंग से सस्पेंड किया है जिसका वेट है W1। मान लीजिए ये W1 वेट है, सीलिंग से सस्पेंड कर दिया, लटका दिया थ्रू अ चेन ऑफ वेट। जिस चेन से लटकाया उसका वेट है W2। तो नॉर्मल नीचे वेट कितना हो गया W1 प्लस W2। तो नॉर्मल फोर्स कितना, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा W1 प्लस W2। ठीक है, तो सीलिंग पल्स द चेन बाय अ फोर्स। तो ये जो ऑप्शन दे रखे उसमें क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऊपर की तरफ, कोऑर्डिनेट ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो एन माइनस W1 प्लस W2 हो जाएगा। दैट्स विल बी इक्वल टू 0। नाउ एन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। दैट्स द आंसर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप मैच कर सकते हो, क्वेश्चन बुक से चेक करना। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन ए हॉर्स पुल अ कार्ट। जब एक हॉर्स है वो पुल करता है कार्ट को, कोई गाड़ी है, बैलगाड़ी लगा लीजिए। ठीक है, तो द फोर्स दैट हेल्प द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो कौन सा फोर्स है जो हॉर्स को आगे बढ़ने के लिए करता है। जो अर्थ है वो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी तभी वो आगे बढ़ेगा। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसे ही हॉर्स ने फोर्स लगाया, जैसे ही ग्राउंड हमारे ऊपर लगाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन हमारा बी। आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। तो ग्राउंड हॉर्स पे जब फोर्स लगाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, तो आंसर हो गया बी, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। क्वेश्चन थर्ड देखिए फटाफट क्या कहता है। अ कार एक्सेलरेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। कार एक्सेलरेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द। किसके द्वारा वो एक्सेलरेट हो रही है, तो वो रोड के द्वारा, रोड पे जो फोर्स लगा उसी के कारण हो रही है। तो इसका भी आंसर हो गया रोड, डी। वही ग्राउंड हो गया रोड, दी रोड। ये सिंपल है, आप देख के समझ सकते हो कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा हाँ ठीक है क्वेश्चन, जिसका हम सॉल्यूशन थोड़ा करेंगे, देखना। क्वेश्चन 4 क्या कहता है। अ ब्लॉक ऑफ वेट, नहीं, अ ब्लॉक ऑफ मास। एक ब्लॉक है कोई जिसका मास है 10 kg। मान लीजिए ये है, यहाँ से कोई वेट है, ये स्प्रिंग है हमारा, ये स्प्रिंग है, फिर ये आगे भी एक स्प्रिंग है, और इनसे फिर एक वेट लगा दिया जो है 10 kg। तो इस पे टेंशन ग्रेटर होगी, इस पे टेंशन कम होगी, लेकिन दोनों 10 kg लगा तो दोनों कितना वेट शो करेंगे बता सकते हो नॉर्मल इक्वेशन लिख के। लेकिन पता चल रहा है, सिंपल सी बात है, 10 kg लटका रहे हैं हम, तो दोनों सेम ही रीडिंग देंगे। तो बोथ द स्केल विल रीड 10 kg। कितना आएगा 10 kg। तो ऑप्शन ए। आप देख भी सकते हो, स्प्रिंग में फोर्स क्या होता है kx। मान लीजिए kx इसमें है, kx इसमें, तो दूसरे में कितना होगा k इंटू एक्स। तो कितना फोर्स हो गया आप चेक कर सकते हो, 98 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा बहुत है, दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। बोथ द स्केल विल रीड 10 kg। इसको छोड़िए, इस इक्वेशन को आप नॉर्मल ध्यान रखिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अ ब्लॉक
ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास है m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, थीटा एंगल से इंक्लिनेशन दे रखा है। तो देखो ब्लॉक है, मास थीटा इंक्लिनेशन है, तो ये मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर मास है m, ठीक है। इसका वेट किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो है ऐसे, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये थीटा था, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, ठीक है। तो देखो इस वेट के ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो हमें बताना क्या है, देखो अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, प्लेन के द्वारा ऑन द ब्लॉक हैज़ अ मैग्नीट्यूड। तो इस प्लेन के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा। तो नॉर्मल फोर्स कितना है, एम जी कोस थीटा, क्योंकि वेट इधर है तो इसके साथ एंगल थीटा है, तो एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, वही ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ऐसे ही कुछ रखा हुआ है जैसे ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, ये था एम जी कोस थीटा, तो ये जो होगा एंगल कितना होगा इधर, एम जी साइन थीटा। कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, अगर इधर इधर कोस थीटा है तो इधर साइन थीटा हो गया, ठीक है। आगे देखो, द whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the on the block has a magnitude. कितना फोर्स लगेगा, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। फोर्स किधर लग रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 था, ऐसा ही कुछ फिगर था। मान लीजिए ये सरफेस पे स्लिप कर रहा है, तो फोर्स किधर लगाए, ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगाए कि वो स्लिप ना हो, तो कितना फोर्स होगा, देखो कितना फोर्स होगा। देखो अगर ये सरफेस अगर नॉर्मल होता तो फोर्स कितना हो जाता एम ए। अब देखो ये एक्सेलरेट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, ये सरफेस है इधर की तरफ, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस है, तो इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, और ये कितना है एम जी कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा एम ए, एम ए एम ए क्या होगा, एम ए साइन थीटा। तो देखो नॉर्मल, नीचे क्या क्या आ गया, ये मान लीजिए बॉक्स था यहाँ से आ गया एम ए साइन थीटा आ गया, और वेट के कारण एम जी कोस थीटा आ गया। समझने की कोशिश करो, मैंने सरफेस बिल्कुल ग्राउंड के लेवल का कर दिया, इसके साथ एंगल थीटा था, फोर्स हम एक्सेलरेट इधर होगा, इस तरफ एक्सेलरेट करवाएंगे ताकि ये मूव ना करे, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वे, स्लिप ना करे, तो इधर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा इधर, तो इसके साथ एंगल थीटा है तो एम ए कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा नॉर्मल के साथ एम एम जी साइन थीटा, तो एन कितना आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा एम ए साइन थीटा प्लस
एम जी कोस थीटा। यही बनेगी इक्वेशन। अब देखो, अगर इस कंप्लीट को हम देखें, ये देखो, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस तरफ क्या है, एक्सेलरेशन। ऐसे मूव करेंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यार, टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जी बाय ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होगा। यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये आ गई। अब देखो, ये था हमारा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में देखें तो ये कौन सा था, ये एम ए कोस थीटा था, और ये क्या है, एम जी साइन थीटा। देखो लिख लो, ये वेट था, इधर कंपोनेंट लिया था, वो क्या था, एम जी साइन थीटा। इधर क्या था, एम ए कोस थीटा। तो ये कंपोनेंट इसके इक्वल कर लो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कोस थीटा। मास से मास कैंसिल, एक इसके इक्वल आ गया, कोस को डिवाइड कर साइन बाय कोस टेन, तो जी बाय साइन बाय कोस कितना होता है, टेन थीटा। ठीक है। अब डायरेक्ट इक्वेशन वाली देखो कि आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख लो, वर्टिकल में क्या इक्वेशन है वो लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो। उसके बाद देखो कि हमें अब क्या सोल्व करना है क्या नहीं। ठीक है। अब देखो हमारे पास ए आ गया है, हमें इक्वेशन में ए भी चाहिए था, तो नॉर्मल को उठाओ, देख लो हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। अभी तो सोल्व ही नहीं हुआ है, कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। तो एन इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा, टेन क्या होता है, साइन बाय कोस, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, ये हो गया, प्लस एम जी कोस थीटा। ठीक है। अब एन किसके इक्वल आ गया, एलसीएम ले लो, एम जी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, तो एम जी बाय कोस थीटा नॉर्मल, मतलब जो फोर्स आ गया वो आ गया एम जी बाय कोस थीटा। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बी से, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, जो थी एक्स कंपोनेंट को लिख लो, जो एक्स एक्सिस है उससे इक्वेशन ले लो, वाई एक्सिस से इक्वेशन ले लो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। मान लीजिए सेकंड इक्वेशन से हमारा ए निकल गया, ए को इसमें पुट कर दो, सोल्व कर लो, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन का इफेक्ट खत्म कर देते हैं तो स्टेशनरी हो गया। सुपोज, मतलब फिक्स होगी चीज, रोटेट नहीं करी अपनी एक्सिस के लोग। सुपोज द अर्थ सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस। मान लो जो अर्थ है सडनली स्टॉप कर देती है अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस पे रखी है, तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, अगर वो सरफेस पे कोई चीज है और वो उसको अट्रैक्ट ना करे तो क्या रहेगा, रिमेन स्टैंडिंग, वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, रिमेन स्टैंडिंग।
क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ रोटेशन जो नेगलेक्ट कर दिया, इफेक्ट ऑफ रोटेशन और अट्रैक्शन, वो हम स्टॉप कर दिया इसने अट्रैक्शन, तो वो स्टैंड वहीं करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखना थोड़ा सोच के, बिल्कुल आराम से समझ जाओगे और ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकते, चलो ठीक है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 3 रिजिड बॉडी रोड आर जॉइंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है ABC ऑफ साइड जिसकी है 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, मान लीजिए ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। ठीक है, 1 मीटर, साइड ऑफ 1 मीटर। 3 पार्टिकल कैरी चार्ज 20 माइक्रोकुलम। ये भी 20 माइक्रोकुलम है, ये भी 20 माइक्रोकुलम है, ये भी 20 माइक्रोकुलम है, चार्ज रखा है। ईच आर अटैच टू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द वोल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम। अगर इनर्शियल फ्रेम है, रेस्ट है, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल को ए मान लीजिए, ABC, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए हैज़ द मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड होगा? कोई चीज़ रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में फोर्स कितना होगा? 0 होगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए हैज़ द मैग्नीट्यूड 0। इनर्शियल फ्रेम कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ, देखो इनर्शियल फ्रेम बोल रखा है, इनर्शियल फ्रेम में फोर्स हमारा 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 0। चेक कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। कुछ नहीं है, थोड़े बहुत स्टेटमेंट को याद रखो जो डेफिनेशंस है हमारी, उससे ही थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। देखो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल रेस्ट में, कोई एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी में, कोई चीज़ रेस्ट में है तो फोर्स 0 होगा। या कोई मोशन में है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन फिर भी 0 होगी, यूनिफॉर्म है। तो आप देख सकते हो इसको स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट करिए, इनर्शियल फ्रेम है तो वो 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ फोर्स F1 एक्ट ऑन अ पार्टिकल सो एज टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। अब फोर्स F1, मान लीजिए फोर्स F1 एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल सो एज टू एक्सेलरेट करके इट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। द फोर्स F1 इज देन रिप्लेस्ड बाय F2। F2 से रिप्लेस कर दिया फोर्स को, विच डी एक्सेलरेट इट टू रेस्ट। डी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो डी एक्सेलरेशन F1 इज देन रिप्लेस कर दिया F2 से और वो डी एक्सेलरेट कर दिया और रेस्ट में डी एंड विच डी एक्सेलरेट इट टू रेस्ट में। तो कब रेस्ट में आएगा? फोर्स अगर वो उसके इक्वल होगा तो उसको कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। अगर वो इतना ही एक्सेलरेट हो रहा है उतना ही डी एक्सेलरेट होगा तो फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो F1 में भी इक्वल टू F2, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर थ्रो अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड, मास ऑफ A इज ग्रेटर। मास दे रखा है A का, मास दे रखा है B का, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अब बताना है द एयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टू। दोनों पे एयर रेजिस्टेंस का सेम इफेक्ट है, उसको छोड़ो अब तुम। तो कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हमें डिस्टेंस बतानी है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें, v² माइनस u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, ठीक है।
यहाँ से अगर हम कंसिडर करें एस को, एस किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, मतलब जिसकी एक्सेलरेशन कम होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। सेम स्पीड से फेंके गए हैं, सेम स्पीड दोनों के लिए, तो मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब यहाँ से अगर देखा जाए, फोर्स छोड़ो, एक्सेलरेशन और मास का, अगर एक्सेलरेशन कम है तो मास ग्रेटर होगा, और एक्सेलरेशन कम है मास ग्रेटर होगा, और एक्सेलरेशन कम है डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो क्या करेगा, ए विल बी गो हायर देन बी, तो ए हाई जाएगा, यही है इसका कहने का मतलब। तो ए विल हायर हायर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड बी लो करेगा, बी लेस डिस्टेंस। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, देखो ये मैच करता है ऑप्शन नंबर बी, ए विल गो हायर देन बी, तो आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ स्मूथ wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the earth surface. A block B placed at the top of the wedge. Take a time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of the wedge and the cable support the chamber is broken at the same instant, the block will क्या होगा, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। तो ऑप्शन होगा इसका सी। कैसे होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा देखो, अ स्मूथ वेज ए इज फिट कर दिया इन अ चैम्बर हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस। अब ब्लॉक बी, कोई ब्लॉक बी है, प्लेस एट द टॉप ऑफ द वेज, टेक अ टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will remain at the top। सी ऑप्शन रहेगा, रिमेन एट द टॉप, टॉप पे ही रहेगा। चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर, आप नॉर्मल डायग्राम बना के देख सकते हो, इक्वेशन देखो, थोड़ी बहुत आइडिया लगाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे ही छोड़ता हूँ, इसकी इक्वेशन बनाना कुछ नहीं है, सिंपल है, देख सकते हो। ना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत रही, कहाँ दिक्कत रही, है बड़ा सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर द एयर एक्सर्ट अ स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्ट अपवर्ड, टेक अ टाइम t1 in reaching the maximum height and t2 in the return journey to the origin point, then ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, आया समझ में, देखो क्वेश्चन आप बुक से देखना। ठीक है, कोई पार्टिकल था मास m जो प्रोजेक्ट किया अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका है, टेक अ टाइम t1, वो t1 टाइम लेता है मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए t1 टाइम लिया उसने मैक्सिमम हाइट के लिए, एंड t2 इन रिटर्निंग जर्नी, t2 टाइम लिया उसने रिटर्न जर्नी के लिए, रिटर्न ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आने के लिए। ठीक है, तो किस में टाइम ग्रेटर लगा, आप बताओ किस में लगेगा, t1 टाइम ग्रेटर होगा, t1 ग्रेटर होगा t2 से। नीचे क्या आ रहा है, नीचे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ऊपर
एयर भी मैटर करती है, क्योंकि इमेजिनरी एटमॉस्फेयर है, फोर्स ड्यू टू एयर इज इन द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन में होगा, वो उसको इफेक्ट करेगा, इसलिए T1 ग्रेटर होगा T2 से। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। देखो एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या है, एक बंदा है कॉइन लिए हुए हाथ में, ठीक है। अब कॉइन एक्सेलरेटर है, सबसे पहले तो वो सिंपली जा रही है, तो कॉइन को नीचे उसके सरफेस पे फ्लोर पे पहुंचने के लिए लग गया टाइम T1। अब हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, मूविंग यूनिफॉर्मली। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो T2 टाइम लग रहा है, T2 टाइम। तो क्या कह रहा है, द कॉइन रीच द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन अ टाइम T1 इफ द एलिवेटर स्टेशनरी एंड इन टाइम T2। T2 टाइम में पहुंच रहा है जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो देखो कॉइन के रिस्पेक्ट में, कॉइन को मैंने छोड़ दिया, तो एक्सेलरेटर मूव करे उसके रिस्पेक्ट में तो क्या है, कांस्टेंट ही है, मूव थोड़ी कर रही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए उतना ही टाइम जब वो मूव करेगी तो लगेगा फ्लोर पे पहुंचने के लिए, और उतना ही बिना ऑन हुए। तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कोई न्यूक्लियस ले लीजिए कोई भी जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, वो ट्रेन में रखा हुआ है, ट्रेन स्टेशनरी थी, तो एक पैसेंजर है वो मेजर कर रहा है, ठीक है, किसी उससे अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे, ऊपर वाला कंसेप्ट है सेम, ठीक है। तो मैं बाहर देखता हूँ खिड़की से ट्रेन से, तो मेरे को क्या लगता है कि आदमी चल रहा है, ऐसे लगता है कि हम तो फिक्स हैं अपनी स्टेशन जगह से थोड़ी हिल रहे हैं, तो हमें मुंह लग रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम मुंह लग रहे हैं। अब न्यूक्लियस भी अंदर है, मैं भी ट्रेन के अंदर हूँ, मैं अल्फा पार्टिकल नोट कर रहा हूँ, तो उससे मूवमेंट तो कुछ हो ही नहीं रही। जब वो स्टेशनरी थी तो भी डिस्टेंस x थी, नहीं, जो अल्फा पार्टिकल उसने न्यूक्लियर बिकम एक्स, जो अल्फा पार्टिकल एंड द रिकॉइल न्यूक्लियर बिकम एक्स एट टाइम T आफ्टर द डीके। लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर अच्छी ट्रेन चल रही है और रुक रही है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो रिकॉइल होंगे न्यूक्लियस जो बिटवीन अल्फा पार्टिकल और रिकॉइल न्यूक्लियस वो एक्स ही होंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया C। देखो उससे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अल्फा पार्टिकल काउंट कर रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके अंदर, ट्रेन अगर मूव कर रही है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलो टाइम थोड़ा है इसलिए हम फटाफट ऑब्जेक्टिव 2 देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो हो जाएगा क्लियर, नहीं होता तो आप स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है कि ये चीज़ हो कैसे रही है, तो उसके लिए स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेंथी वीडियो काफ़ी हो जाएगा। अगर एक न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते हैं तो 15 से 20 मिनट हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो एक नॉर्मल है, मैंने आपको बता रखा है, फोर्स दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन, उसके अपोजिट ले लो, इक्वेशन लिख दो कोऑर्डिनेट को डिसाइड करके, बस इतना काम करना है। ये नहीं कि फोर्स मान लो नीचे था, एक्सेलरेट भी पता है वो नीचे ही होगा, लेकिन मैंने एक वे बताया आपको ताकि आप उस चीज़ की इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सको। ये ना देखो कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इक्वल रखें, इक्वल छोड़ो, एट लास्ट क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना, बस इतना करना है। पीछे नेगेटिव साइन आएगा पॉजिटिव साइन उसको भूल जाओ तुम, बस कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अ रेफरेंस फ्रेम, कोई रेफरेंस फ्रेम है वो अटैच करता है अर्थ से, तो सीधी सी बात है उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो क्या कह रहे हैं, इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, अर्थ से कह रहा है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, नहीं, कैसे कह सकते हैं ये चीज़ होगी, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिल्कुल अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ये हो सकता है ऑप्शन बी।
बी हमारा ठीक हो सकता है, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम तो कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन वो तो अर्थ तो रिवॉल्व अराउंड द सन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। तो इसने ये थोड़ी बोल रहा है कि हाँ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो बी और डी हो गया। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन है। तो बी और डी इसके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल स्टे एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम, वी कैन कंक्लूड दैट। पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है तो देखो सीधी सी बात है, रेस्ट में है तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो तो रेस्ट में है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो, अगर मतलब फोर्स अगर इतना इस साइड में लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स लगे तो वो रेस्ट में होगा। कैंसिल करेंगे तो इसके ऑप्शन हो सकते हैं हमारे सी और डी। क्यों हो सकते हैं? ऑप्शन पे बात करता हूँ डायरेक्ट आंसर पे। द फ्रेम में बी इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम है, बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। हो सकता है, लेकिन द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल, अगर पार्टिकल स्टे एट रेस्ट, रेस्ट में है एज जैसा सीन इन अ फ्रेम, द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्ट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएंगे। देखो, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगी? dv/dt कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो मूविंग विद द कांस्टेंट व्हेन जब सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम तो इसलिए फोर्स जीरो होगा। तो मार्क आउट द फ्लो। देखो S1 इज इनर्शियल एंड S2, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बोथ द फ्रेम आर इनर्शियल, रेस्ट में होगा फाइनली तो बोथ इनर्शियल फ्रेम है तो हो सकता है बोथ द फ्रेम आर नॉन इनर्शियल, तो भी हो सकता है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या होता है आपको पता है। ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में वो नॉन इनर्शियल, लेकिन उस खुद के रिस्पेक्ट में क्या पता वो जीरो रिजल्टेंट। देखो देखो क्वेश्चन को चेक करो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, फोर्स एक्ट करे जीरो पे, तो फोर्स के लिए क्या होता है? क्वेश्चन फोर्स स्टेटमेंट लिखो। अगर इस क्वेश्चन में, चलो स्टेटमेंट से बता देता हूँ। एफ इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। फोर्स कब जीरो करेगा? जब एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या आती है? एम dv/dt। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। तब देखो जहाँ कांस्टेंट नहीं होगी ना वो इसके आंसर होंगे। तो आप ग्राफ से देख सकते हो बी और सी और जीरो बतानी है तो जहाँ कांस्टेंट होगी वही है। तो ए बी और सी डी जो पॉइंट है वहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो इसका आंसर हो गया ए और सी। तो इसका आंसर हो गया ए और सी। ये फॉर्मूला इससे चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट को देखो, उससे रिजल्ट लिखो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ना आए तो पूछो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, स्पेसिफिक एक चीज़ का ध्यान रखो, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे पूछा है, टी जीरो तक। देखो ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, केप्ट ऑन फ्रिक्शन लेस सरफेस है एंड बीइंग पुल बाय टू रोप ऑफ इक्वल मास। टू रोप से पुल करा जा रहा है और जिसका इक्वल मास है, मास इक्वल है तो किधर ही मूव नहीं करेगा। इक्वल मास है एंड बीइंग पुल बाय टू रोप ऑफ इक्वल मास एट टी। द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विड्रॉ but the force on the right end continue to act. Let F1 and F2 be the magnitude of force by the
राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पे बताया नहीं गया है, तो उससे चाहे तो टी ग्रेटर होगा। तो सीधी सी बात है, टी जब ग्रेटर होगा, डायग्राम में दे रखा है एफ ई उधर लग रहा है, एफ ई उधर लग रहा है, तो सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। क्योंकि देखो F1 एक इनमें से F1 है, एक ही F2 है, और दोनों इक्वल बोल रखे एफ जब टाइम लेस था 0 से, तो यही कंडीशन हो सकती है ए। बाकी हमें ये भी नहीं पता कि F1 कौन सा, F2 कौन सा, मास इक्वल है वो डिक्लेयर करता, अलग अलग मास है या सेम भी है तो डायग्राम से दिखाता तो पता चल सकता। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, आप इक्वेशन लिख के देख भी सकते हैं, थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लोर ऑन, देखो एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक बंदा है मान लीजिए, वो फोर्स लग रहा है फ्लोर पे ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन। उसके वेट से ज़्यादा लग रहा है। एक तो एलिवेटर इज गोइंग अप, कब वो ज़्यादा लगेगा वो बताना है हमें। एक तो गोइंग अप, स्पीड अप, जब वो ऊपर जा रहा है स्पीड बढ़ेगी तो हम लिफ्ट में फील करते हैं हमारा वेट हमें थोड़ा भारी लगता है। ठीक है, एक गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, नीचे जा रही हो और स्लो जा रही हो, तो ये बी और सी इसके ऑप्शन हो गए। इन चीज़ों को आप फील कर सकते हो लिफ्ट में, हमने देखा भी होगा इन चीज़ों को, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ द टेंशन इन द केबल supporting an elevator is equal to the weight of the elevator, the elevator may be, if the tension the elevator may be, if the tension जो है in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator, टेंशन देखो ऊपर की तरफ है टी, देखो ये एलिवेटर है, ये टेंशन है, ये वेट है, तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है, तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो T इक्वल टू डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा 0, कब होगी टेंशन 0, मतलब फोर्स गोइंग अप विद यूनिफॉर्म, जहाँ भी यूनिफॉर्म आएगी तभी ही होगा ये चीज़। तो दो ऑप्शन में यूनिफॉर्म बोल रखा, यूनिफॉर्म स्पीड, गोइंग अप या गोइंग डाउन, दोनों में, तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो, 8 क्वेश्चन 9। तो अ पार्टिकल, देखो कुछ बोल रखा कि फ्रेम जो है एस टू मूव विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन ए, कोई एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो F1 एंड F2 सूडो फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। देखा जा रहा है F1 F2 क्या रहेगी, एक मूव कर रहा है, उस पर एक्सेलरेशन भी बोल दिया ए है, ये नहीं बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स वहाँ होगा बिल्कुल होगा, तो फोर्स 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट पॉसिबल, जहाँ ये बोल रखा है ना फोर्स दोनों 0 होंगे, वो चीज़ नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, a person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero while no force was acting on the particle. Non-zero acceleration of a particle to be जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, he might have used नॉन इनर्शियल फ्रेम, डी होगा इसका ऑप्शन। मैंने सारे ऑप्शन नहीं बताए हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो ना कि हाँ ये चीज़ कैसे आई, तो आप उस चीज़ को स्पेसिफिक मेंशन करके पूछ सकते हो, कोई भी अगर चीज़ क्लियर ना हो तो, क्योंकि हर एक चीज़ को बताना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ट्राई करो समझने की, नहीं आता तो स्पेसिफिक मेंशन करके पूछो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।